हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं ईवीएस जो केवीएस में 20 मार्क्स की आ रही है। ईवीएस की फर्स्ट चैप्टर परिवार एवं मित्र जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले परिवार और मित्र। परिवार क्या है? परिवार की अर्थ एवं परिभाषा। परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है। परिवार क्या है? एक ऐसी संस्था जिसमें बालक की जन्म होती है, विकास होता है और उसी में उसका अंत होता है। मतलब क्या है? जिसमें बालक का जन्म होता है, विकास होता है और उसी में उसका अंत होता है। यंग एवं मैक के अनुसार परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव का समूह है। परिवार क्या है? प्राचीनतम एवं मौलिक मानव का समूह है। इसका ढांचा समाज विशेष में भिन्न हो सकता है। परंतु केंद्रीय कार्य जैसे बच्चे का पालन करना। देखिए, परिवार कार्य क्या सब है? बच्चे का पालन करना, समाज की संस्कृति से परिचित कराना। समाज की संस्कृति से क्या करवाता है? परिचित कौन करवाता है? परिवार ही करवाता है। सारांश रूप में उसका समाजीकरण करना एवं परिवार के सामान्य कार्य हैं। बच्चे जब पैदा लेता है परिवार के अंदर तो क्या होता है? बच्चे का समाजीकरण कहाँ शुरू होती है? तो परिवार से ही शुरू होती है। परिवार की रचना कौन करता है? पति, पत्नी और बच्चों से होती है। इसके स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में अलग अलग हैं, परंतु वे सभी रूप अपने सदस्यों को सामान्य घरेलू शिक्षा देते हैं और उसके गौण विकास में सहायता देते हैं। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। देखिए, इसके स्वरूप भिन्न भिन्न होती है। समाज में परिवार की स्वरूप क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, लेकिन वे सभी रूपों में सदस्यों को समान घरेलू में शिक्षा देते हैं। मतलब बच्चे का जो प्रथम शिक्षा होती है वो परिवार से ही मिलती है और उनके गौण विकास में सहायता देते हैं। परिवार जो है ना, कौन सी विकास देती है? कौन सी शिक्षा देती है? गौण विकास करता है, जो पता नहीं चलता है लेकिन विकास होती रहती है बच्चे का। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। इसमें क्या है? परिवार औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय में मिलती है एक सिस्टमेटिक तरीका से, और जबकि अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो बच्चे को हंसते खेलते बिना कोई इन्वायरमेंट की मिलती है। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतर है। परिवार शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा का फैमिली शब्द हिंदी रूपांतर है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमुलस नामक शब्द से हुई है। क्या है? लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? फेमुलस शब्द से, जिसका अर्थ क्या है? नौकर। फेमुलस जो है, फेमुलस का अर्थ क्या है? नौकर। लेकिन इस अर्थ में परिवार का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। फेमुलस के विस्तृत अर्थ में परिवार समाज की ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं। देखिए, परिवार में कौन कौन रहता है? परिवार सबसे पहले क्या है? एक समाज की एक ऐसी इकाई है, मतलब समाज की एक छोटी इकाई है जिसमें माता पिता रहते हैं, उनके विवाहित बच्चे रहते हैं या अविवाहित बच्चे भी रहते हैं एवं अन्य सदस्य, मतलब और जो भी उसमें सदस्य रहते हैं, और जो उत्तरदायित्व तथा स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं। मतलब परिवार में क्या होता है? एक दूसरे से स्नेहपूर्वक बंधे रहते हैं और उत्तरदायित्व उन्हें मिलता है। ये कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम है, जो मनोवैज्ञानिक के नाम मुख्य रूप से केवीएस में नहीं आती है। हम लोग मुख्य रूप से ऐसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो केवीएस रिलेटेड हो या जो केवीएस में आए। तो हम लोग परिवार के बारे में समझ गए, जो परिवार के अर्थ क्या होती है, परिवार किस तरह से निर्मित होती है, परिवार में कौन कौन रहते हैं। चलिए बात करते हैं परिवार के कार्य। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक है आवश्यक और एक है अनावश्यक। परिवार के आवश्यक कार्य। देखिए, परिवार के आवश्यक कार्य क्या है? मैकाइवर जी ने दो भागों में परिवार को विभाजित किया है, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। आवश्यक कार्य है घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है।
आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप। देखिए, आर्थिक क्रियाकलाप अर्थ से संबंधित जो है, अर्थोपार्जन, शैक्षणिक क्रियाकलाप बच्चे को पढ़ाना लिखाना, सामाजिक ज्ञान देना, तथा लैंगिक व प्रजनन, प्रजनन समझते हैं, लैंगिक भी समझ रहे हैं कि क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑगबर्न और निमकॉफ ने पारिवारिक कार्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। तो देखिए 6 वर्ग कौन कौन से? आर्थिक, प्रकृत्यात्मक, रचनात्मक, आनंदप्रद, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। लुंडबर्ग ने परिवार के 4 प्रमुख मूलभूत क्रियाकलाप बताए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन आदि सम्मिलित हैं। इसके बाद आगे की टॉपिक है परिवार की विशेषताएं। परिवार की क्या विशेषताएं होती है? देखिए, परिवार की अनेक विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित है। वास्तव में हम लोग जानते हैं जो परिवार की अनेक विशेषताएं होती हैं। पहला है वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, वैवाहिक अनिवार्यता और सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। तो देखिए, परिवार के सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वंशानुगत संबंध। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। पारिवारिक संबंधों के बीच क्या, सदस्यों के बीच क्या वंशानुगत मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण प्राप्त होता है वो क्या होता है? वंशानुगत ही होती है। तो परिवार की यह विशेषता ही है जो वंशानुगत संबंध दर्शाती है। सामाजिक संस्था, परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करती है। समाज में एक दूसरे को सहयोग करना सबसे बड़ी विशेषताएं हैं जो वो सामाजिक संस्था ही हो सकती है। आर्थिक व्यवस्था, परिवार सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद है वैवाहिक अनिवार्यता, परिवार में संतानोत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मतलब शादी करवाना क्या है? अनिवार्यता है, और वो भी परिवार की एक विशेषता हो जाती है। तो शादी करवाना परिवार की विशेषता है। आप लोग जोर जबरदस्ती इसमें नहीं कर सकते हैं, मतलब शादी करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, पारिवारिक अंग के रूप में भी सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, परिवार में जब ये लोग रहते हैं या समाज में रहते हैं तो एक दूसरे से मिलकर रहना ही पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ निभाने को ही परिवार कहा जाता है या समाज कहा जाता है। समाज का छोटा अंग परिवार कहलाता है। अब देखिए, परिवार का वर्गीकरण यहाँ से थोड़ी इम्पोर्टेंट है। परिवार को आकार की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया जाता है। आकार की दृष्टि से क्या है? 2 भागों में विभक्त किया जाता है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। पढ़ने में ही पता चल रहा है, संयुक्त सब मिला जुला हुआ सरकार जो बनती है, ये सब मिला जुला जो परिवार बनती है। संयुक्त परिवार, एकल, अरे भाई पति पत्नी अलग हो गया और एकल परिवार बन गया। ठीक है, तो देखिए संयुक्त परिवार क्या है किताबी भाषा में। प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार ही है। संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं और ये एक दूसरे से संपत्ति, आयता, पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी एवं एक साथ एक ही घर में रहते हैं। देखिए
मतलब सबसे पहले माता पिता, देखिए माता पिता के भी माता पिता मतलब दादा दादी, उसके बाद दादा दादी के बाद माता पिता, उनके बच्चे, चाचा चाची, ये सभी क्या है एक साथ रहते हैं संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार बड़ा होता है, इनमें सदस्यों को एक दूसरे के प्रति असीमित उत्तरदायी होता है। सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा आयु के होते हैं, जैसे दादा या दादी, वो क्या होता है परिवार का मुखिया होता है, और मुखिया ही प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यकता अनुसार धन व्यय सम्मिलित धन से करता है। मतलब दादा दादी को क्या करते हैं लोग, जो उनके परिवार का मुखिया होता है उन्हीं के पास सभी पैसा दिया जाता है, और वो आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं खर्च करते हैं, जो किस मद में कितना खर्च करना है। उसका संयुक्त परिवार के गुण, संयुक्त परिवार के गुण, संयुक्त परिवार के निम्नलिखित गुण हैं। कार्य विभाजन की व्यवस्था, कार्य की विभाजन, जब ये संयुक्त परिवार इतना बड़ा परिवार है तो सभी के कार्य अलग अलग बांटा ही जाएगा। सामाजिक जीवन का विकास, सामाजिक सुरक्षा, बचत के लिए अनुकूल। अब जब ये सभी जगह से पैसे आ रही है तो किस मद में कहाँ खर्च करना और कैसे बचाना है वो मुखिया का काम है। उसके सामान्य हितों की रक्षा, पारिवारिक परंपराओं की रक्षा, पारिवारिक धन का समान वितरण, बच्चों का समुचित पालन पोषण। देखिए यहाँ क्या है, बच्चों की समुचित पालन पोषण, देखभाल एवं विकास, बुजुर्गों के ज्ञान अनुभव उपदेश एवं निर्देश आदि का लाभ। क्या है मतलब जब ये संयुक्त परिवार रहता है तो बुजुर्ग का ज्ञान जरूर मिलेगा ही, बुजुर्ग से अनुभव भी मिलेगा। बुजुर्ग अगर कोई उपदेश दे रहे हैं, घर कोई मुखिया उपदेश दे रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं, तो उन बातों पर अमल करना और उनकी बातों को अनुभव करना क्या है, ये सभी परिवार के गुण हैं। एकल परिवार में क्या ये सभी कुछ नहीं मिलता है, जो डिसीजन लेता है पति पत्नी खुद डिसीजन लेकर ख़त्म कर लेता है, लेकिन संयुक्त परिवार में ये सब खास बात है। उसके बाद है संयुक्त परिवार के दोष। अरे कुछ लाभ होगा तो कुछ हानि भी होगा। देखिए कुछ गुण था तो कुछ दोष है। संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित हैं। व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव, जब ये खुद से फैसला नहीं ले सकता, घर के मुखिया ही किसी चीज़ के बारे में फैसला लेते हैं, तो स्वतंत्रता की अभाव तो रहेगा ही। पारस्परिक द्वेष, कलह एवं संघर्ष। अरे जब ये एक जगह बहुत सारे लोग रहेगा तो हर व्यक्ति क्या है आजकल स्वतंत्र रहना चाहता है, अपना अपना मत पर काम करना चाहता है, लेकिन उन्हें क्या होगा एक दूसरे की बात सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। जब ये नहीं मानेगा तो कलेश होगा ही। सामान्य निर्धनता, आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांश सदस्यों का आलसी होना। अरे ये सोचता है संयुक्त परिवार में, अरे ताऊ तो काम कर ही देगा, पापा तो काम कर ही लेंगे, चाचा तो काम कर ही, दादाजी तो करेंगे ही, ये काम कर ही लेंगे, उन्हीं सोए रहा भाई, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होता है आलस तो बढ़ेगी ही। कठोर नियंत्रण, हाँ यहाँ पर जो है ना मुखिया का कठोर रहता है नियंत्रण, सब पर उनके निगाही रहते हैं जो किस प्रकार मुझे कौन सी एक्शन कब लेना पड़ेगा। आगे देखिए एकल परिवार, संयुक्त परिवार पढ़ लिया, अब एकल परिवार देखिए। एकल परिवार का स्वरूप लघु होता है, मतलब छोटा होता है। एकल परिवार क्या होता है, छोटा होता है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही एकल परिवार होता है का जन्म हुआ। एकल परिवार में पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे। अरे जब ये पति पत्नी तो ठीक है, लेकिन जब ये बच्चे का विवाह हुआ भाई बच्चे भी अलग, मतलब अविवाहित बच्चे ही रह सकते हैं इसमें। एकल परिवार के गुण, व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अवसर। अरे जब ये इसका क्या होगा संयुक्त परिवार के दोष, तो ये एकल परिवार का गुण ही होगा। स्वतंत्रता पूर्वक खुद से वो लेगा फैसला जो मुझे कब क्या करना है नहीं करना है। कलह की संभावना बहुत कम, चुपचाप जो घर में बैठे रहोगे तो कलह होगी क्या, कभी नहीं होगी। गृह संचालन में स्वतंत्रता, आज क्या है मटर पनीर ही बनाना है, आज क्या है तो आज क्या है दही भल्ले ही बनाना, मतलब जो मन में आए गृहिणी को वो बना लेती है।
पारिवारिक कुरीतियों का अभाव, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध। अरे भाई, जो पति बोलेगा वो पत्नी करेगी, जो पत्नी नहीं बोलेगी वो पति करेगा, मतलब ऑटोमेटिक मधुर संबंध ही रहेगा, क्योंकि संयुक्त फैमिली में तो हो ही नहीं सकता ये। उसके बाद एकल परिवार के दोष, जब ये गुण होगा तो दोष होगा ही। शिशुओं की देखभाल की समस्या, अगर मान लो दोनों जॉब में रहा पति पत्नी, तो बच्चे को कौन देखेगा? दाई। होता ही है। अगर एकल परिवार में क्या करता है, इतना जो किड्स केयर स्कूल जो खुल गया है, प्ले स्कूल, वो सभी क्या है, इसी अभाव में। जो देखभाल करने वाला तो कोई है नहीं, चलो भाई भाड़ा पर बच्चे को, कोई देखने वाला तो है नहीं, तो चलो भाई बच्चे को भाड़ा पर ही डाल देते हैं। तो भाड़ा पर जो बच्चे को दिया जाता है उसी का नाम है किड्स केयर या प्ले स्कूल। देखिए, शिशु की देखभाल की समस्या, संकट के समय दयनीय स्थिति। जब ये कोई संकट आएगा तो भाई कौन इसका हेल्प करेगा? क्योंकि ये तो एकल परिवार हो गया है, सबसे अलग आकर रह रहा है, तो जरूर निश्चित है उसकी दयनीय स्थिति हो जाएगा। स्वार्थ की भावना को बल, अलग रहने पर वो स्वार्थी बन ही जाएगा, जो मन में आएगा करेगा, जो मन में नहीं करेगा, चुपचाप अपने मन की बात सुनेगा। अपव्यय, अपव्यय मतलब अधिक खर्चा, निरर्थक खर्चा, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव। बुजुर्ग जब ये घर में नहीं रहेगा तो किस अनुभव उसे प्राप्त होगा? उचित निर्णय कौन देगा? जो मन में आएगा वो करेगा। पति पत्नी के संबंध में कटुता बढ़ना, पारिवारिक जीवन का सुख मिटना। अरे भाई, पति पत्नी की जो लड़ाई होती है, चलो भाई उसकी मम्मी रहती है तो दोनों को फिर संबंध को जोड़ देते हैं, लेकिन अगर जब रहेगा यानी एकल परिवार में क्या होगा? दोनों में अगर लड़ाई हुआ तो फिर जल्दी वो जुड़ता नहीं है। उसके बाद ईवीएस की आई क्लास फिर हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे। आज ये जो क्लास रही वह बहुत अच्छी रही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।